डेवलपमेंट होती हैं, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आपके पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपके पास उसने क्या किया, उसने इंश्योर किया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या थी कि उसमें आपके पास उसने फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग किया। फेडरेशन को किस, पार्लियामेंट्री मतलब क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर वाज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट, यानी इख्तियारात जो हैं वो उसको ज्यादा दिए उसने। दूसरी साइड पे क्या था कि सूबों जो प्रोविंस हैं उनको उसने राइट ज्यादा दिए। तीन तरह की आपके पास लिस्ट होती हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट। फेडरल में वो होता है कि जो सेंटर के पास पावर होती है, यानी नेशनल असेंबली के पास या सेनेट के पास जो पावर होती है। प्रोविंशियल में आपके पास, जिसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जहाँ पे आपके पास प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होता है। प्रोविंशियल में आपके पास क्या होता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली की होती है, कंकरेंट जो इन दोनों के दरमियान होती है। सो उसने क्या किया, फेडरल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, प्रोविंशियल को आपके पास फेडरल में आप सॉरी फेडरल में कम रखी, प्रोविंशियल को स्ट्रॉन्ग किया ताकि सूबों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मिले। अब उसमें क्या हुआ कि आपके पास जो एक इम्पॉर्टेंट आता है 1973 का आइन आता है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब आते हैं, वो नेशनलाइजेशन भी करते हैं और भी स्टेप्स लेके आते हैं। बट हिज हॉल मार्क अचीवमेंट वाज 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें आपके पास क्या था कि एक मेजर जो चेंज आता है, जो आगे आपके पास चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो जियाउल हक के टाइम पे आता है। जियाउल हक साहब क्या कहते हैं कि आपके पास आइन में एक अमेंडमेंट करते हैं और उसके थ्रू वो क्या कर देते हैं, वो पावरफुल बना देते हैं किसको, हाउस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब उस अमेंडमेंट में क्या था कि आपके पास जो प्रेसिडेंट है उसके पास ज्यादा अख्तियारात आ गए थे, वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता था। उसकी और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जो है वो बाइंडिंग भी नहीं थी। और उसने क्या किया कि दैट ऑल वाज डन थ्रू एट्थ अमेंडमेंट। आइन में उसने एट अमेंडमेंट की, यानी फ्रॉम 1973 पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सी, जियाउल हक साहब आते हैं, उन्होंने इसको क्या किया कि इन्होंने उन्होंने स्ट्रक्चर को पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया आपके पास। ठीक है, यस, उसी तरफ मैं आ रहा था। आर्टिकल क्या है, 58 ऑफ द आइन, और उसमें 2A इंसर्ट किया गया। ठीक है, आर्टिकल 58, इसको हम आगे उसमें जाते हैं तो हम डिटेल में देखते हैं। टू इंसर्ट किया गया, यानी नाउ प्रेसिडेंट वाज एम्पावर्ड टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो प्रीवियसली किसके पास थी, आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके पास थी। फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने अमेंडमेंट उसको चेंज करने की कोशिश की। माइक ऑफ करना प्लीज, किसको ऑन, पर का ऑन है इकरा, माइक ऑफ करें प्लीज। ठीक है, सबसे उसको उन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम जिसको हम कहते हैं 2001 में आपके पास प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब 17th अमेंडमेंट लेके आते हैं। ठीक है, जिसमें वो जो जियाउल हक साहब वाली सारी चीजें थी उनको क्या किया गया, उन्होंने प्रेसिडेंट को वो पावर्स जो है वो आपके पास दे दी। और उससे पहले क्या था, प्रेसिडेंट आपके पास एक टिटुलर हेड था। तो 2010 में आपके पास जो अमेंडमेंट आती है, 2010 में ये जो 18 अमेंडमेंट आती है, बेसिकली ये क्या था कि इट वाज एम टू अनडू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वर डन बाय द प्रेसिडेंट मुशर्रफ। विज आपके पास जो जियाउल हक साहब ने अमेंडमेंट
ठीक है। सो ये एक शॉर्ट सी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है। अब आते हैं हम स्ट्रेट 18th अमेंडमेंट पे। ठीक है। अब इसकी आउटलाइन में आपको हर क्वेश्चन से पहले बनवाऊंगा, जिसको आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले 18 अमेंडमेंट का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। ठीक है। फिर बैकग्राउंड आप लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सिविल मिलिट्री imbalance, absence of true फेडरलिज्म। और आप इसमें लिखेंगे कि इसमें ट्रू में फिर इसको लेने दें आप। और में हम देखेंगे क्या आपके पास इससे अगला आता है जी। दूसरा लिखेंगे चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय 18th अमेंडमेंट, जिसमें पॉलिटिकल है। फिर उसके बाद आपके पास जो फाइनेंशियल है, एनएफसी को इसमें क्या किया है, रीडू किया है। ठीक है जी। उसके बाद इसका हम करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस, देन आपके पास कंक्लूजन आ गया। इसको स्क्रीन शॉट ले लें या नोट कर लें, जब आप ले चुके हैं मुझे बताएं, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। डन। अच्छा, बैकग्राउंड में तो हम वही बात करेंगे आपके पास कि जो उस टाइम पे एक चेंज आया था। आप ये बताइएगा कि आफ्टर 17th अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट का ऑफिस था वो आपके पास स्ट्रॉन्ग था। तो इसने क्या किया कि आपके पास सबसे पहले जो 18th अमेंडमेंट है, उसने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है वो चेंज किया इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ऑलमोस्ट 100+ जो है वो आर्टिकल जो थे वो आपके पास चेंज किए गए, देखे गए कि आपके पास ये किस तरह से चेंज हो सकते। सबसे पहला जो आपके पास आर्टिकल था जो चेंज किया गया, वो आपके पास जो पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की ओरिजिनल पावर्स हैं उनको रिस्टोर किया। ठीक है। किस तरह से आपके पास आफ्टर आर्टिकल 58 टू बी जो वहां पे मौजूद था कि जी 58, अगर आप आइन का आर्टिकल देखेंगे तो उसमें आपके पास ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो विदाउट कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर वो क्या कर सकता है, चेंजेस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। लेकिन अब उस पे क्या था कि उस पे बाइंडिंग था कि आप जो है वो ना तो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं और ना ही आप क्या कर सकते हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये चीज आती है। ये चीज आपको समझ आ गई है जी? बताइए अगर ये हैंड रेज किसी को समझ ना आई हो। सर प्लीज एक दफा रिपीट कर दीजिएगा। इसमें मैंने सिंपल सी ये बात की कि आपके पास जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी
उनको ले लिया गया और उसको दे दिया गया आपके पास, प्राइम मिनिस्टर को दे दिया गया कि अब उस पे क्या था आपके पास, बाइंडिंग था कि वो करे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। सर ये फिर प्रेसिडेंट की पावर्स कम हो गई थी ना? हाँ जी, प्रेसिडेंट की पावर जो है वो काम होगी। ओके सर। यार विकास, आप लोगों को आवाज सही आ रही है इसमें? मेरी तरफ से ना रिकनेक्टिंग आ रहा है। उसमें ना पीछे कोई शोर आ रहा है, देखिएगा। एक मिनट में। एक मिनट विकास, मैं ना इसको रीज्वाइन कर रहा हूँ, इसको ना रिकनेक्टिंग हो रहा है। जी जी बिल्कुल। विकास, होस्ट बनाइएगा मुझे। अब आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? क्लियर है। चले, मुझे होस्ट बनाए प्लीज।
ये स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। अच्छा, सो एक मिनट जस्ट मुझे दें। अच्छा, हमने इसको देख लिया, इसका बैकग्राउंड देख लिया कि जो आपके पास 102 आर्टिकल्स थे, उसने उसको 102 दो जो आर्टिकल्स हैं, उसको इसने क्या किया कि आपके पास अमेंड किया। ठीक है जी। और उसमें आप एक ये इसका ब्रीफ सा ओवरव्यू है जो आप देख सकते हैं। ये स्लाइड्स मूव कर रही हैं आपके पास? इनको सर एक्सटेंड कर लें अभी। एक क्रॉस। अच्छा जी, ये हमने इसका बैकग्राउंड देख लिया। अच्छा, मेजर ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास ये 8 से 9 जो हैं मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इन सिस्टम था, जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह से लेके आ सकते हैं। डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू जो है वो सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक प्रॉपर जो सिस्टम है वो बनाया गया। फिर इंडिविजुअल डिस्क्रिशन जो थी, ठीक है, उसको ख़त्म किया गया कि एक इंडिविजुअल जो है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक प्रेसिडेंट काम करना चाहता है कि उसने असेंबली को डिसॉल्व करना है, उसको ख़त्म किया गया। फिर पार्लियामेंट की स्ट्रेंथनिंग थी, प्रोविंशियल असेंबली की जो स्ट्रेंथनिंग थी उसको किया गया। सूबाई खुद मुख्तारी जिसे हम प्रोविंशियल अटॉनमी कहते हैं वो दिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया। मेरिट लेके आया, गुड गवर्नेंस और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन था इसमें। अगर हम मेजर स्टार्ट करते हैं आपके पास, तो मेजर आपके पास पहला आता है। पहला क्या था कि आपके पास मेजर वो ये था कि इसमें जो नेम ऑफ NWFP था, जिसको हम जाके बाद में देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन का मसला है, उसको क्या किया गया, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, और स्पेलिंग जो है वो चेंज किया गया। ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया कि राइट टू फेयर ट्रायल। अब राइट टू फेयर ट्रायल क्या होता है कि आपके पास जो भी बंदा है उसको ये अज्यूम किया जाता है कि वो इनोसेंट है, और उसको उसके बाद क्या था कि उसको एक प्रोसेस के थ्रू जो लॉ है उसमें से गुजारा जाता है। ठीक है। लॉ है उसको उससे गुजारा जाता है ताकि तमाम के तमाम जो लोग हैं वो क्या कर सकें कि अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय कर सकें, और इक्वालिटी का जो एक नोशन है कि तमाम लोग इक्वल हैं, उसको बिफोर द लॉ मटेरियलाइज किया जा सके। फिर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक राइट टू इंफॉर्मेशन का आर्टिकल दिया गया कि अब हर बंदा क्या कर सकता है कि नाउ एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक। ठीक है। ताकि क्या हो सके कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि फलां इदारा अच्छा काम नहीं कर रहा, ये फलां जगह पे मसला है, तो इसमें क्या किया जा सके कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तमाम लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, राइट टू एजुकेशन दिया गया, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आपके पास क्या था कि यानी कोई भी बंदा
अगर कंपलसरी एजुके किसी का बच्चा है तो वो आपके पास 5 से 16 ईयर्स का है, तो उसको क्या करना चाहिए कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एजुकेशन दे। अब आपके पास मेजर जो चेंज आया जिसने सिविल मिलिट्री रिलेशन को चेंज किया, या फिर सपोजेडली पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया, वो था आर्टिकल 6A। अब आर्टिकल 6 में क्या किया गया कि कोई भी बंदा जो सस्पेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, सस्पेंड करेगा, एब्रोगेट करेगा, हेल्ड इन अबेंस करेगा, या फिर उसको ओवरटर्न करेगा, तो वो क्या था कि अब सस्पेंड, अब मुशर्रफ ने क्या किया गया था कि उसको सस्पेंड किया था। अब इसके थ्रू जब सस्पेंड किया था तो उसमें वो इससे बच जाता था। तो आर्टिकल 6 में आपके पास ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो वर्ड सस्पेंड है उसको ऐड किया गया, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी डिक्टेटर जो है वो इसको सस्पेंड ना करे। फिर उसके बाद ये इसकी हम बात कर चुके हैं कि 58(2)B की जो पावर्स हैं उसको वहाँ से ले लिया गया। फिर जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 100 to 104, और 8 मेंबर्स फ्रॉम फाटा थे, ताकि अब सेनेट क्या है, अपर हाउस है, ताकि आपके पास ये क्या हो जाए, पावरफुल हो जाए। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो सूबों की रिप्रेजेंटेशन है अपर हाउस में उसको बेहतर किया गया। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर जो था, वो सिर्फ उसके पास क्या इख्तियार था कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, उस पे ये नहीं करेगा कि प्रेसिडेंट उसको डायरेक्शन देगा, रादर प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास ये चीज़ जो है वो इस तरह से हो रही है। ठीक है जी। उसके बाद एक और जो मेजर चेंज आपके पास 18 अमेंडमेंट में लाया गया, वो ये था कि आपके पास जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसको रिकंस्टिट्यूट किया गया, और इसका आर्टिकल है 160, 160, 161। उसमें क्या किया गया कि आपके पास सूबों को जो ज्यादा शेयर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ 2 or 3 more फैक्टर्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, एक बी उसके बाद इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, माइग्रेशंस का वहाँ पे आपके पास क्या इम्पेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या किया गया, स्ट्रेंथन किया गया, कि आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। देखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है किसी भी सिस्टम की बेस होती है। दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वो जो सक्सेसफुल हैं, उस सक्सेसफुल होने के पीछे एक वजह ये है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में उस पर अनफॉर्चुनेटली उसके इलेक्शन ही नहीं हो रहे। फिर उसके बाद आर्टिकल 112 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो, जिस तरह प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, इसी तरह अब गवर्नर जो है वो सूबे में असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। ठीक है जी। सो ये क्या था कि एक साइड पे इसमें आपके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाई गई। अब इसको अगर हम देखते हैं इसमें फ्लॉज क्या थे आपके पास। पहला क्या था कि आपके पास जो कोऑर्डिनेशन था बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन था बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, वो आपके पास क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब मैं फॉर एग्जांपल ये बात करता हूँ कि एक मेजर चेंज, इसको लिखें जरा। एक फेडरल लिस्ट होती है, एक आपके पास क्या होती है, प्रोविंशियल लिस्ट होती है, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो कंकरेंट लिस्ट है ख़त्म कर दी गई, और प्रोविंशियल लिस्ट में आपके पास ज़्यादा जो पावर्स हैं वो किसको दे दी, वो आपके पास जो सूबे हैं उनको दे दी। अब जब सूबों को वो पावर्स दी गई, तो अब सूबे के फॉर एग्जांपल जो हेल्थ और एजुकेशन है वो सूबों को दे दिया गया। ठीक है, जो हेल्थ और एजुकेशन है वो जब सूबों को दे दिया, तो आपने कोविड-19 में देखा कि उसमें
इन्होंने सूबों ने आपके पास वो लगाने से इनकार कर दिया कि हम जी लॉकडाउन ही नहीं लगाते। ठीक है, सो ये पहला बड़ा इशू आया। दूसरा, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो गई। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोविंसेस खत्म होगी कि वो जो चीज़ें हैं जब सेंटर से प्रोविंसेस को दी गई, तो सूबों ने क्या किया कि उन्होंने वो वो चीज़ें तो वो कर रहे थे, लेकिन आपके पास उन्होंने उस पे अकाउंटेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई उनकी। ठीक है जी। फिर आपके पास अगला जो एक मेजर आता है, वो जो चैलेंज आता है, वो आपके पास था कि एक नेशनल इंटीग्रेशन का इशू आ गया। यानी फेडरेशन में ठीक है, आपके पास फेडरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ सेंटर होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पे होती है वो था एनएफसी का मसला। अब एनएफसी का लिखें, इसका शेयर जो है क्या था। एनएफसी जो सेवंथ एनएफसी अवार्ड था, उसमें ये डिसाइड किया गया कि सूबे लेंगे 42.5%। सूबे कितना लेंगे? 42.5%। और सेंटर लेगा आपके पास, सॉरी, सूबे लेंगे 57.5%, और जो सेंटर है उसके पास आएगा 42.5%। अब जो मेजर है, फॉर एग्जांपल हमारा इस टाइम पे टोटल जो बजट है, उस बजट में से ऑलमोस्ट 70% जो है वो डिफेंस और इंटरेस्ट रीपेमेंट्स पे जाता है। अब इंटरेस्ट रीपेमेंट्स पे जब जाता है तो वो पे तो सेंटर कर रहा है, लेकिन सूबे जो है मैक्सिमम शेयर ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि उस शेयर में से उधर पैसे देने की वजह से सूबों के पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं और सेंटर के पास पैसे होते ही नहीं। लेकिन सूबे जो हैं वो, इसका अगर सेकंड आप पॉइंट देखें, तो उन्होंने अभी तक अपनी पावर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से ही इनकार कर रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपके पास जो एक पूरा का पूरा मसला है वो आपके पास क्रिएट हो गया। अब कोई आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं है कि पॉलिसीज को मॉनिटर किया जा सके, लॉज को मॉनिटर किया जा सके, कि आपके पास प्रोविंसेस में है ही नहीं। फिर एजुकेशन में आप देखें कि कोई यूनिफॉर्म आपके पास करिकुलम की पॉलिसीज ही नहीं है। फिर आपके पास कोई सेंट्रल चेकिंग अथॉरिटी नहीं है हेल्थ सर्विसेज को देखा जा सके। अभी क्या है कि आपके पास जो 18 अमेंडमेंट है वो ये प्लान करी है कि आपके पास इन सब को क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। ठीक है जी, यहाँ तक क्वेश्चन समझ ना आया हो? सर मेरा क्वेश्चन है कि ये सर अमेंडमेंट तो पास की गई 2010 में। जी जी जी। लेकिन सर जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो मार्शल लॉ इम्पोज किया पहले, तो वो सर उस पे फिर ये क्यों अप्लाई किया जाता है अच्छा, यहाँ? वो इसमें एक मसला ये था कि आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, जी। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती, लेकिन उसको क्या किया गया, सम हाउ अप्लाई किया गया, उस पर चैलेंज भी जो है वो उसको किया गया था बाद में। ठीक है जी, ठीक है इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। जी जी। सर मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि सेवंथ एनएफसी अवार्ड क्या सबसे पहला एनएफसी था या इससे पहले भी? सॉरी, सर ये सेवंथ एनएफसी अवार्ड कब आया था? ये 2010 में आपके पास आया था, उससे पहले भी अवार्ड थे। इट स्टार्टेड राइट आफ्टर, आई गेस, इन अयूब खान्स टाइम 1959। ओके, मतलब सर जो 18th अमेंडमेंट के बाद आया था वो सेवंथ एनएफसी था। जी जी। ओके। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा इसका हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे कि इसने ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को इंक्रीज किया। ठीक है, कि आप राइट टू इंफॉर्मेशन जब दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होती हैं, लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो अलहदा बात है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आपको उस तरह से मिलती नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद क्या था, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ था, कि आपके पास जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो प्रमोट हुई। ठीक है जी।
उसके बाद क्या था कि जो आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर थे उनको ख़त्म किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स जो है उसको ख़त्म किया गया, इंश्योर किया गया। फिर फिस्कल फेडरलिज्म और रिसोर्स एलोकेशन उसको अच्छा किया गया। फिर जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है उसकी और अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो आपके पास चेंज किया गया। ये था जी 18 अमेंडमेंट का ब्रीफ सा ओवरव्यू। इसमें मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा, उसको आपने पढ़ना है और इन स्लाइड्स को साथ में रिलेट करके आपने अपने जो एलेबोरेटिव नोट्स हैं वो बना लेने हैं। कल हम इंशाल्लाह जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन और न्यू प्रोविंसेस का जो इशू है उसको हम देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर 18th अमेंडमेंट में जिस तरह आपने बताया कि डिफरेंट तरह की चेंजेस हुई थी, मुझे नाम चेंज करने की सिग्निफिकेंस नहीं समझ आई। आपने बताया था कि अच्छा, टोटल। नाम चेंज करने के ना दो दो वजूहात हैं सना। ओके। एक सिग्निफिकेंस ये थी कि वहाँ पे आपके पास जो एथनिसिटी रह रही थी, खैबर पख्तूनख्वा, सो दे ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस। जैसे अब पंजाब है ना, इट इट रिप्रेजेंट टू व्हाट, पंजाबी। या। ठीक है। सिंध सिंधी, बलोचिस्तान बलोची। सो दे वांटेड टू हैव दिस एडेड एलिमेंट ऑफ पख्तून। अब वहाँ पे जो हज़ारा रह रहे थे वो कह रहे थे कि भाई हमारा तो नाम में है ही नहीं। सो इसी वजह से वो कहते हैं कि हमारा सूबा अलहदा बनाओ। फिर बलूचिस्तान में क्या किया, बलूचिस्तान वालों ने, अब बलूचिस्तान में 3 मेजर कम्युनिटीज रहती हैं। बलूचिस्तान से कोई है यहाँ पे कि वहाँ पे आपके पास एक पश्तून है, एक ब्रोई है और एक बलोच है। अब वो तीनों कहते हैं कि हमें अगर आपने नाम, या तो हमारा नाम ऐड करो या हमें अलहदा जो है वो सूबा दो। सो ये एक इसमें से चेंज आता है आपके पास। कंकरेंट लिस्ट ये होती है कि जिसमें आपके पास फेडरल और प्रोविंशियल दोनों होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो जो लॉज रिलेटेड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उन पे दोनों सूबे जो है, सूबे भी और सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। हाँ जी उमेर, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएं। सर जैसे हमने आज एक टॉपिक पढ़ा 18th अमेंडमेंट, ऐसे ही सर हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे और साथ साथ नोट्स प्रोवाइड होते जाएंगे। सर ऑलमोस्ट हम कितने टॉपिक कवर करेंगे? यार आई बिलीव हम ना ऑलमोस्ट 15 से 16, मैं कोशिश करूँगा 30+ जो टॉपिक्स हैं ना वो आपको मैं करवाऊँ। ठीक हो गया। और सर ये इसी में ही कवर हो जाता है सारा ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान अफेयर्स? यार ऑलमोस्ट जो है हम अपना वकास आउटलाइन आपके साथ साथ शेयर कर देगा। ऑलमोस्ट आज। आउटलाइन जी आउटलाइन नहीं सर, ये टॉपिक होते जाएंगे अब, साथ साथ जैसे चल रहे हैं ना कंसेक्टिवली। ठीक है। अच्छा आप मलिया आपका ना ये जो डॉक्यूमेंट है मैं वो आपके साथ 18 अमेंडमेंट का एक 15 पेजेस का एक पीडीएफ है वो शेयर करूंगा। आपने मजीद उसमें से देख के चीज़ें ऐड कर लेंगे। एक टेंटेटिव लिस्ट हमारे पास पड़ी है विकास, वो आप जो इनके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह साथ साथ और भी ऐड करते जाएंगे। ठीक है जी। जी सर। थैंक यू। सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, पूछें। सर मैंने आपसे पूछना था कि जिस तरह अभी करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह अभी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, तो हम वो भी कवर करेंगे साथ साथ या नहीं? हाँ जी करेंगे करेंगे। ओके सर।